क्वेश्चन नंबर 6, एनेक्सीमैंडर पर टिप्पणी लिखिए। एनेक्सीमैंडर भी मिलेट्सवासी थे। एनेक्सीमैंडर भी मिलेट्सवासी थे और थेल्स के समकालीन, किंतु उनसे उम्र में छोटे थे। इन्होंने बेबीलोनियाई उपकरण नोमोन को यूनानी दुनिया को परिचित कराया। एनेक्सीमैंडर भी मिलेट्सवासी थे और थेल्स के समकालीन, किंतु उनसे उम्र में छोटे थे। इन्होंने बेबीलोनियाई उपकरण नोमोन को यूनानी दुनिया को परिचित कराया। इन्होंने बेबीलोनियाई उपकरण नोमोन को यूनानी दुनिया को परिचित कराया। नोमोन एक तरह का स्तंभ होता था। नोमोन एक तरह का स्तंभ होता था जो सौर घड़ी सनडायल की तरह काम करता था। नोमोन एक तरह का स्तंभ होता था जो सौर घड़ी सनडायल की तरह काम करता था। इस खंभे की परछाई ठीक दोपहर में सबसे छोटी इस खंभे की परछाई ठीक दोपहर में सबसे छोटी और उत्तर दक्षिण की ओर होती थी। इसके सहारे उत्तर दक्षिण रेखा का और इन दिशाओं का सटीक निर्धारण किया जा सकता था। इन्हीं उत्तर दक्षिण रेखाओं के मेरिडी नाम से वर्तमान मेरिडियंस अर्थात मध्याह्न रेखाओं का नाम पड़ा है। एनेक्सीमैंडर को बाद के यूनानी विद्वानों द्वारा प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने विश्व का मानचित्र मापक के अनुसार बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक मानचित्र बनाया था जिसमें ग्रीस को केंद्र में रखा था तथा बाकी यूरोप और एशिया के तत्कालीन ज्ञात स्थल दर्शाए गए थे। इसमें तत्कालीन विश्व पृथ्वी को चारों ओर से सागर से घिरा हुआ दिखाया गया था। थेल्स और एनेक्सीमैंडर को एक साथ गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। फिर से देखिएगा, एनेक्सीमैंडर पर टिप्पणी कीजिए। एनेक्सीमैंडर भी मिलेट्सवासी थे और थेल्स के समकालीन, किंतु उनसे उम्र में छोटे थे। इन्होंने बेबीलोनियाई उपकरण नोमोन को यूनानी दुनिया को परिचित कराया। नोमोन एक तरह का स्तंभ होता था जो सौर घड़ी सनडायल की तरह काम करता था। इस खंभे की परछाई ठीक दोपहर में सबसे छोटी और उत्तर दक्षिण की ओर होती थी। इसके सहारे उत्तर दक्षिण रेखा का और इन दिशाओं का सटीक निर्धारण किया जा सकता था। इन्हीं उत्तर दक्षिण रेखाओं के मेरिडी नाम से वर्तमान मेरिडियंस अर्थात मध्याह्न रेखाओं का नाम पड़ा है। एनेक्सीमैंडर को बाद के यूनानी विद्वानों द्वारा प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने विश्व का मानचित्र मापक के अनुसार बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक मानचित्र बनाया था जिसमें ग्रीस को केंद्र में रखा था तथा बाकी यूरोप और एशिया के तत्कालीन ज्ञात स्थल दर्शाए गए थे। इसमें तत्कालीन विश्व पृथ्वी को चारों ओर से सागर से घिरा हुआ दिखाया गया था। थेल्स और एनेक्सीमैंडर को एक साथ गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हिकेटियस भी थेल्स के साथ प्रसिद्ध भूगोल का वक्ता थे, स्पष्ट कीजिए।
हिकेटियस भी थेस के साथ के प्रसिद्ध भूगोल वक्ता थे, स्पष्ट कीजिए। हिकेटियस भी थेस और एनेक्सीमेंडर की तरह मिलेट्सवादी थे। हिकेटियस भी थेस और एनेक्सीमेंडर की तरह मिलेट्सवादी थे। इनके जन्म का समय थेस और एनेक्सीमेंडर के निधन के आसपास बताया जाता है। इनके जन्म का समय थेस और एनेक्सीमेंडर के निधन के आसपास बताया जाता है। जिस तरह थेस और एनेक्सीमेंडर ने भूगोल में गणितीय परंपरा की शुरुआत की, वैसे ही साहित्यिक गद्य में सुविस्तृत वर्णन की परंपरा का आरंभ करने का श्रेय हिकेटियस को दिया जाता है। जिस तरह थेस और एनेक्सीमेंडर ने भूगोल को गणितीय परंपरा की शुरुआत की, भूगोल में गणितीय परंपरा की शुरुआत की, वैसे ही साहित्य गद्य में सुविस्तृत वर्णन की परंपरा का आरंभ वैसे ही साहित्य गद्य में सुविस्तृत वर्णन की परंपरा का आरंभ करने का श्रेय हिकेटियस को दिया जाता है। इन्होंने उस भूगोलीय ज्ञान का वर्गीकरण और व्यवस्थित विवरण लिखा जो उस समय मिलेट्स में केवल ग्रीक दुनिया ही नहीं बल्कि बाहरी जगहों से भी आ रहा था। हिकेटियस ने पुस्तक जस्ट पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन लिखा, जो संभवतः छठी में प्रकाशित हुई। यह केवल पीरियड्स के नाम से ही प्रसिद्ध है और संभवतः विश्व का प्रथम क्रमबद्ध है, जिसके कारण हिकेटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। पीरियड्स पुस्तक 2 खंडों में है, एक यूरोप के बारे में और दूसरी एशिया और लीबिया उस समय का ज्ञात अफ्रीका का वर्णन है। भूमध्य सागर के द्वीपों और जल संधियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। एशिया में विशेष रूप से ईरान तथा भारत के बारे में जानकारी शामिल है, जिसमें यहाँ की जनजातियों तथा नदियों का विवरण है। इसमें जो है इन्होंने सिंधु तथा दजला फरात नदियों को एशिया की प्रमुख नदियां बताया। इसके अनुसार पृथ्वी सपाट एवं वृत्ताकार प्लेन एंड सर्कुलर है। हिकेटियस ने एनेक्सीमेंडर के मानचित्र में सुधार किया।